चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे शब्द की जिसे हम सबने सुना है, वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन। पर इसका असली मतलब क्या है और ये हमारी दुनिया को कैसे चला रहा है? आइए इसी की पड़ताल करते हैं। अच्छा, एक सवाल से शुरुआत करते हैं। जिस फोन का इस्तेमाल हम रोज करते हैं वो आखिर बना कहाँ है? हो सकता है कि उसे चीन में असेंबल किया गया हो, उसके पार्ट्स कोरिया से आए हों और उसका सॉफ्टवेयर कैलिफोर्निया में डिजाइन हुआ हो। बस यही तो है वैश्वीकरण की असली कहानी। तो इस कहानी को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये वैश्वीकरण है क्या चीज। अगर बहुत सीधे साधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है पूरी दुनिया का एक बड़ा मार्केट बन जाना। एक ऐसा मार्केट जहां देशों के बीच की सरहदें व्यापार के लिए ज्यादा मायने नहीं रखती, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि वो कौन सी बड़ी ताकतें हैं जो इस पूरे बदलाव को चला रही हैं। इसके पीछे 3 मेन इंजन काम करते हैं। पहला और सबसे बड़ा इंजन है देशों के बीच बढ़ता व्यापार। मतलब एक देश का दूसरे देश से सामान खरीदना और बेचना, इसमें एक तरह का विस्फोट हुआ है। और ये नंबर देखिए, 7%। पिछले कुछ दशकों में दुनिया का व्यापार हर साल औसतन 7% की रफ्तार से बढ़ा है। ये एक बहुत ही जबरदस्त गति है जिसने पूरी दुनिया को एक दूसरे के करीब ला दिया है। और ये ग्राफ तो पूरी कहानी ही कह देता है। देखिए, दुनिया की इकोनॉमी जिस रफ्तार से बढ़ रही है उससे लगभग दोगुनी तेजी से दुनिया का व्यापार बढ़ रहा है। इसका सीधा मतलब ये है कि आज देश एक दूसरे पर आर्थिक रूप से पहले से कहीं ज्यादा निर्भर हैं। दूसरा बड़ा ड्राइवर है पैसा, यानी कैपिटल का बहाव। खास तौर पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसे हम एफडीआई कहते हैं। ये तब होता है जब एक देश की कंपनी दूसरे देश में जाकर सीधे कोई फैक्ट्री लगाती है या बिजनेस में निवेश करती है। अब यहाँ जो बात हैरान करती है वो है इसकी रफ्तार। देखिए, सिर्फ 2 दशकों के अंदर ही ये निवेश 15 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया। ये ऐसा है मानो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में पैसों की एक जबरदस्त नदी बह रही हो। और तीसरा इंजन जो इन सब को मुमकिन बनाता है वो है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी ने ही दुनिया को छोटा कर दिया है। आज सामान भेजना सस्ता है, बातचीत तुरंत हो जाती है और दुनिया भर में फैली कंपनियों को मैनेज करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन सब चीजों ने मिलकर बिजनेस करने के तरीके को कैसे पूरी तरह से बदल दिया है। तो इस नई दुनिया में कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट बनाती कैसे है? इसका जवाब एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट में छिपा है, जिसका असर हमारी खरीदी हुई लगभग हर चीज पर पड़ता है। इसे कहते हैं ग्लोबल वैल्यू चेन। मतलब कंपनियां अब एक ही जगह पर सब कुछ नहीं बनाती, वो एक तरह की ग्लोबल असेंबली लाइन बना लेती हैं, जहां हर काम दुनिया के उस हिस्से में होता है जहां वो सबसे बेहतर और सबसे सस्ता हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फोन आज हमारे हाथ में है वो किसी एक देश का प्रोडक्ट है ही नहीं, वो तो पूरी दुनिया का प्रोडक्ट है। कच्चा माल कहीं और से, पार्ट्स कहीं और बने और असेंबल कहीं और हुआ। अब इसको असल दुनिया में समझने के लिए चलिए भारत का उदाहरण लेते हैं, जिसकी कहानी बहुत ही नाटकीय रही है। दशकों तक भारत की इकोनॉमी एक तरह से बंद थी, दुनिया से ज्यादा लेना देना नहीं था। लेकिन 1990 में एक बड़े आर्थिक संकट के बाद भारत ने एक बड़ा फैसला लिया और उदारीकरण के जरिए अपनी अर्थव्यवस्था के दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए। और जैसे ही भारत ने अपनी इकोनॉमी खोली, नतीजे देखे एकदम चौंकाने वाले थे। विदेशी कंपनियां और उनका पैसा भारत में तेजी से आने लगा, जैसा कि ये कॉर्पोरेट डील्स का डेटा साफ साफ दिखाता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इन सौदों की वैल्यू रॉकेट की तरह ऊपर चली गई। ये दिखाता है कि भारत कितनी तेजी से दुनिया की इकोनॉमी का एक अहम हिस्सा बन गया। ये सिर्फ व्यापार नहीं था, ये पूरी अर्थव्यवस्था का एकीकरण था, जिसने भारत के सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की सूरत ही बदल दी। तो कुल मिलाकर वैश्वीकरण ने हमारी दुनिया की वायरिंग ही बदल दी है। इसने इकोनॉमी, कंपनियों और लोगों को इस तरह से जोड़ा है जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। इससे एक ऐसी जटिल व्यवस्था बनी है जहां मौके भी बहुत है और चुनौतियां भी। ये जो जुड़ाव है ये असल में बाधाओं को तोड़ने जैसा है। ठीक वैसे ही जैसे इंदिरा गांधी ने कहा था कि शिक्षा सामाजिक बंधनों को तोड़ती है, वैश्वीकरण का मकसद भी देशों के बीच की आर्थिक दीवारों को गिराना है ताकि नए मौके पैदा हो सकें। वैश्वीकरण ने दुनिया को तो जोड़ दिया है, लेकिन सवाल ये है कि इस जुड़ाव का भविष्य क्या होगा? ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जिसकी कहानी अभी भी लिखी जा रही है।